फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो लैंड भी खुद ही कर सकते हैं। हर एयरक्राफ्ट ऑटो लैंड कर सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट. एनी एयरक्राफ्ट यू कैन डू ऑटो लैंडिंग ऑल्सो एंड एनी एयरक्राफ्ट यू कैन मैनुअली ऑल्सो फ्लाई. लैंडिंग के टाइम पे मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि बहुत हार्ड लैंडिंग होती है। 200-300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हैं. समटाइम्स इट बिकम्स लिटिल हार्ड. व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस एक प्लेन अपने प्लेन से बना के रखता है? We do not do anything for that. Aircraft takes the control. ऐसे टाइम पे फ्लाई करना मतलब डज इट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर? You feel little bit scared. जैसे आजकल बताते हैं कि वॉर जोन में रेस्क्यू फ्लाइट्स हो रहा है, ये हो रहा है. हम वॉर जोन में नहीं जाते हैं. कुछ प्रोसीजर कुछ अलग होता है इस सिचुएशन में पायलट के लिए? अगर हमें कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे स्टेशन बंद है, रिएक्ट भी कैसे करना है वो भी वी आर इन्फॉर्म्ड. अगर आपको एक पायलट बनना है कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका बैकग्राउंड इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. द मोमेंट यू डू योर 12th, उसके पहले ही अगर आप अपना मेडिकल पूरा चेकअप करा लो. 2026 में अगर आपको पायलट बनना है, क्या रफली एस्टिमेटेड खर्चा आएगा एक इंडिविजुअल को? बेसिकली अगर आप लेके चलो तो हेलो, हाय टीना जी एंड वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एब्सोल्युटली. कैसे हो आप? बढ़िया. ग्रेट. राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक टॉपिक है जिसके बारे में ऑफ कोर्स बात करने के लिए आपको इनवाइट किया है. ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि इसके पहले के भी जो कॉन्वर्सेशंस मैंने पायलट्स के साथ किए हैं उसमें बहुत मज़ा आता है. बिकॉज मुझे खुद को भी एरोस्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, पर्सनली भी एज वेल. एंड मैं उसके बारे में काफ़ी कवर करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो उसके वजह से मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगती है ये टॉपिक. इट इज आई थिंक शुरू से इट्स बीन द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक्स राइट around the world. Even you won't believe, even nowadays, like अभी तो इतना सब कुछ modern हो गया है. There are so many pilots, but even now when any foreigner or any like somebody is from outside, you know, outside India, if they are flying us and when they see women pilots, they are like, oh wow, women can fly. Right. It's still there. It's Right. still there in their mind. एक्चुअली ये भी एक टॉपिक मुझे हाँ, डिस्कस करना है. yeah. बिकॉज ओरिजिनली ये प्लान था ऑफ कोर्स इसे रिलीज करने का ऑन विमेंस डे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. बट नॉनदलेस, एज दे से नेवर लेट देन एवर. सो दर्शकों के लिए ऑफ कोर्स मैं बता दूं कि आपका ऑलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स का कमर्शियल फ्लाइंग करियर है अभी तक, जो अभी भी चल रहा है. बिकॉज यू आर स्टिल फ्लाइंग. आई वोंट नेम द एयरलाइंस बिकॉज जो भी आपको फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी पता होगा. एंड ऑफ कोर्स आपकी मैसिव सोशल फॉलोइंग है, ऑलमोस्ट 7 लाख प्लस फॉलोअर्स on socials, so congratulations on that. Thank you. Apart from that, of course, आपने 15,000 plus hours. Yeah, around 15,000-16,000 hours approximately. Great. Yes. What equipment, आप क्या equipment fly किया है usually? So I fly Boeing 737s. Right. Yeah. So luckily I've been on Boeings only. Okay. It started with 737 Classics. Oh, जिसमें okay. कुछ भी नहीं होता था. Right. We used to do a lot and a lot of work in that. Then I moved to NGs, new generation 737s. Right. Yeah, 700, 800, 900, and then the Maxes came. Right. Yeah, 737 Maxes. So I've been with Sahara for 3 years, then 13 years with Jet Airways, and then after Jet Shirt, then joined my current airline. Right. Yeah, so it's been like 20, 20 25, 23, 20, 24 years. Got it. Yes, yes. Wow. ये ओल्डर जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट के बारे में आपने बात की, तो तभी मतलब जस्ट एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आज के जो मॉडर्न एयरलाइनर्स या मॉडर्न जेट्स जैसे आपने मैक्सिस बोल दिया, ऑफ कोर्स A320 neos and all of these, even the 777, 787 Dreamliners, the newer ones at least, उसके बीच में और एक पुराने एयरक्राफ्ट जब भी आप ने शुरू किया था, Yeah. तो उसके बीच में एक लाइक 2-3 लाइनों में अगर बता सके कि क्या फ़र्क होता था, मेन फ़र्क क्या है, Yes. 2-3 So the चीज़ें. most interesting part, earlier aircraft, we used to work a lot physically. ओके. Okay, because they were not that kind of sophisticated aircraft. Okay. Like, you know, every calculation we had to do. Manually, Landing कब मतलब, करना हाँ. है, fuel consumption कितना है, everything we had to do manually. That was physical work. Now, as the aircraft became sophisticated, more and more technology came.
now physically we are not working, but mentally we are working a lot, Okay. because now we have to monitor a lot. Now we have to monitor, now mentally we are working, and now everything is your decision making. Okay. So everything depends, like people say अरे बाद में AI will fly the plane, so I don't know how will they take the decisions, but everything is right now is decision making and lot of monitoring. Okay. Yeah. So primarily मतलब lot of paperwork भी पहले होता था, अभी पहले बहुत everything is on screen, everything is Everything all is screen. information is feeded. Everything now we have electronic flight bag होता है, जैसे हमारा iPad कैसे होता है, Right. तो उसके अंदर like earlier what we used to have, पहले हमारे पास कॉकपिट के अंदर हमारे पास सारी मैनुअल्स होती थी, हमको सब कुछ कैरी करना पड़ता था अपने से, एवरीथिंग, ऑल द मैनुअल्स, चार्ट्स, सब कुछ. अब हर कुछ चीज़ अवेलेबल ऑन iPad. Right. एवरीथिंग, लाइक आप कोई भी डेस्टिनेशन पे जाओ, all the informations are available, and now we are connected to the ground all the time. Okay. So with the ATC कोई ना कोई ATC सा- No, even with the company, Oh, okay. company के साथ भी we are always connected. Right. Yeah. Interesting. Yes. So preparation wise then पहले के टाइम से और अभी के टाइम से बहुत फर्क है. कितना, मतलब एज इन जस्ट एक्सप्लेन टू मी कि अगर आप समझो अभी आपकी 3 बजे की अगर फ्लाइट है, आपको फ्लाई करना है, हाँ. तो 3 बजे की फ्लाइट में पहले आप क्या टाइम पे पहुंचते थे, क्या आपका प्रोसीजर, क्या प्रिपरेशन होता था, और अभी के टाइम पे हाउ इज इट डिफरेंट? ओके, सो पहले के टाइम पे क्या होता था, ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इट्स नॉट दैट एवरी फ्लाइट, हर फ्लाइट के पहले मैं कुछ कर रही हूँ. ओके. जैसे अगर मुझे पता है, पहले होता था बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, फ्यू डेस्टिनेशंस होते थे, और मुझे पता है अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मेरा ये रूट है, तो पहले टाइम पे हमारे प्रिपरेशन कैसे होते थे कि हम लोग रूट्स प्लान कर रहे हैं, कौन कौन से बीच में वे पॉइंट आएंगे, Right. फिर वेदर कैसा होगा, उसके बाद बीच में कौन से एयरपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनका वेदर क्या है, कहीं नोटैम्स है कि कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है, एवरीथिंग पहले हम प्रिपेयर करते थे. राइट. ठीक है, टाइम लगता था उसके लिए. नाउ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, बट यू स्टिल हैव टू स्टडी. तो पहले हम उसको अवेलेबल करते थे एंड पढ़ते थे, लाइक वी यूज टू मेक चार्ट्स राइट. खुद से. नाउ एवरीथिंग इज देयर, ऑन दी बट स्टिल वी हैव टू प्लान. मतलब रिकग्नाइज करके मेहनत करने का एफर्ट उतना ही है, इट्स जस्ट दैट वो इन्फॉर्मेशन अभी इजीली अवेलेबल है, जो पहले available. पेपर पे होती थी, अभी वो एक कोलेटेड आपको आईपैड, टैबलेट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में मिलती है. यस यस, इंटरेस्टिंग. तो कौन सा ज़्यादा इजी लगता है था, वो कि ये? मुझे वो ज़्यादा इजी लगता इजी क्यों? क्योंकि इवन नाउ लाइक आई लाइक टू, मुझे अच्छा लगता है कि बुक में से पढ़ना, राइट. लिख के पढ़ना, वो अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, या वो दैट वाज इजीएस्ट. इंटरेस्टिंग. ओके. ये टेक्नोलॉजी के बारे में तभी आपने बात की कि तभी के टाइम से और अभी के टाइम पे काफ़ी चेंज हो गया, एंड ऑफ कोर्स जैसे एआई का भी आपने बोला, तो ये फ्लाई बाय वायर वो सब सिस्टम्स तो काफ़ी टाइम से है. बहुत टाइम से. एयरबस तो हाँ 80s 90s से है. राइट. एग्जैक्टली. सो मतलब क्या तभी के टाइम से भी, मतलब एक बार जब भी अगर आप एक, व्हाट इज अ फ्लाई बाय वायर सिस्टम, आप उनको दर्शकों को पहले समझा दें. सो बेसिकली फ्लाई बाय वायर इज, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. ओके. ऐसा नहीं कि बोइंग में एवरीथिंग इज़ नॉट ऑटोमेटेड, या कुछ एयरक्राफ्ट जो फ्लाई बाय वायर नहीं है उसमें नहीं ऑटोमेटेड है, सारे एयरक्राफ्ट्स में होता है. बट फ्लाई बाय वायर में होता है कि यू आर नॉट ओनली अ पायलट, यू आर अ मैनेजर. ओके. बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बता दूं कि यू आर मैनेजिंग द फ्लाइट इन फ्लाई बाय वायर. ओके. एवरीथिंग बेसिकली, एयरक्राफ्ट इज, यू कैन नॉट ओवरटेक द एयरक्राफ्ट. गॉट योर पॉइंट. ओके. तो आप जो मतलब एयरक्राफ्ट जो कर रहा है उसको आप खाली देख सकते हो, एंड उसको आप मैनेज कर सकते हो. Okay. यू कैन नॉट ओवरटेक. गॉट इट. ओके. जैसे बोइंग में, लाइक लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट बोइंग 737s, क्लासिक्स और NGs, you can override the autopilot, you can override things, you can override the machine. राइट. ठीक है. fly by wire you cannot. अच्छा. सो यू कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ इट इफ यू कैन. So even if I can take control, ऐसा नहीं है कि I can't take control, but still it will go to it is जो safe, उसका लॉजिकल उसका logic रीजनिंग है वो उसके हिसाब से पहले जाएगा, एंड जी, देन. yes. बट इज इट ट्रू कि मतलब फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो लैंड भी खुद ही कर सकते हैं सिस्टम्स, दी सिस्टम्स कैन डू दैट? आई नो शायद पायलट्स यूज नहीं करते होंगे. इवन जो नॉर्मली एनी एयरक्राफ्ट विच हैज ऑटो लैंड सिस्टम, अच्छा. हाँ,
लैंड तो इवन दोज एयरबस एंड ऑल यू लैंड मैनुअली ऑल्सो, उसमें ऐसा नहीं है Right. कि हर एयरक्राफ्ट ऑटो लैंड कर सकता है. Got it. It's not like that. Any aircraft you can do auto landing also, and any aircraft you can manually also fly. Understand. But usually, मतलब as a regulation, what is the regulation? You have to do it yourself as a pilot, or के Yeah, DGCA generally- says it's okay to land auto landing also. We do practice because of some situations we have to do auto land, like fog हो गया, अच्छा. weather खराब हो गया. You know, there are some situations where you have to do auto land because manually you can't see and land. Understand. Yeah. Right. So there are conditions where you have to do auto land, but generally we fly landing and takeoffs we do manually. Understand. हाँ. Right. ये बट ये आज मतलब अभी नहीं, लास्ट लाइक 4-5 साल से जब भी मैं भी फ्लाई कर रहा हूँ तो ये हमेशा लैंडिंग के टाइम पे मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि बहुत हार्ड लैंडिंग होती है. Why does this happen? Just pure whatever simple. Simple language. हाँ. अच्छा. So हाँ, लैंडिंग्स, हर लैंडिंग अलग होती है. Right. एवरी लैंडिंग इज डिफरेंट बिकॉज आपका एयरपोर्ट, हर एयरपोर्ट अलग है. लेट्स से बॉम्बे में एवरी डे इज डिफरेंट. मॉर्निंग इज डिफरेंट, इवनिंग इज डिफरेंट, नाइट इज डिफरेंट. देन कभी वेदर होता है, कभी क्लियर होता है, कभी गर्मी होती है. सो देर आर लॉट ऑफ करंट्स, यू नो, जिसमें बम्पी होता है. Right. ठीक है. देन देर आर लॉट ऑफ विंड्स. सो एवरी लैंडिंग, हम लोग इन एविएशन, हम एविएशन में बोलते हैं कि योर एवरी लैंडिंग इज डिफरेंट बिकॉज कुछ ना कुछ कंटेंट तो आपका डिफरेंट आ ही जाता है. Right. So every landing is different. Sometimes, and then we have this. So we have this, like there is a runway. So we have a landing zone. Right. Okay. So sometimes to make a landing at that particular zone, we have to, like, of course everybody knows the procedure. Procedures के बाहर कोई भी नहीं जाता है. Right. But you know that it is going to be safe, but it is going to be little harder. Right. तो to land in that zone, sometimes it becomes little harder. अच्छा, इसीलिए because to catch that zone कि आप runway Yeah, पे because exceed you नहीं कर रहे हो. cannot, हाँ, आप eat up नहीं कर सकते runway, because then you have to stop also. Understand. आप इतना 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हो, Right. you know, तो आपको वो स्टॉप भी करना पड़ेगा. Understand. Yeah. Wow, interesting. Yes. You know, ये when you were saying this 200-300 kilometers per hour, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया. So usually when like for example एक पायलट जब भी यहाँ से उड़ता है, हाँ. okay, so then can you explain to us के how does the procedure of shifting from one ATC to the other, do they get like handed off to other ATC? Yeah. So what we have is, जैसे like let's say I'm going Bombay to Delhi. Okay. Okay. तो बॉम्बे में we have many controllers. We have a ground. सबसे पहले we have a delivery control. Okay. Where you take the clearance. कि today I'm flying from Bombay to Delhi, and then I'm going this route, and then this my altitude will be this. All the information you tell them. Okay. आजकल तो everything is automated through air cards, तो उससे भी चला जाता है. But otherwise that's a delivery system. Okay. They hand us over to ground. Okay. ग्राउंड से हम लोग सारा ग्राउंड में जितना भी होता है टैक्सी, फ्रॉम पुश बैक फ्रॉम द बे टू द रनवे. फ्रॉम देयर दे हैंड, बिफोर एंटरिंग द रनवे दे हैंड अस ओवर टू टावर. अच्छा. टावर इज ओनली लैंडिंग एंड टेक ऑफ. Oh. Only They landing. don't manage anything else. नथिंग. 1000 feet. बस इधर से 1000, इधर से 1000. सो टावर इज ओनली लैंडिंग एंड टेक ऑफ. Right. Only runway. Then after you take off, once you cross 800 or 1000 feet, then you go to radar controller. अच्छा. Okay, now radar is that 50 miles. Okay, terminal. After that, you go into control. Then control is like Bombay control. So sometimes we have, like at the bigger airports, we have south control, north, अच्छा. east, west To cover इतना mileage. to cover. Correct. Then from there, let's say Bombay to Delhi. So after that controller, we go to Ahmedabad control. And then Ahmedabad will hand us over to Delhi. Achha. And then Delhi में those radar and terminal. Got it. Tower. Oh, so then एक बार फिर आप उधर hand off हो जाते हो, then it's Then the same procedure, same and the procedure down. in the descending order. Yes, correct. But ये मतलब बड़े बड़े destinations के बीच में usually the coverage is very good. But ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे, because India is obviously you're going to different locations.
then you do drop off like the radar and stuff like that, and then you have to manage a lot of those things yourself. पहले होता था, अच्छा. पहले इट यूज टू हैपन दैट जैसे अगर लेट्स से मैं मुंबई से कैलकाटा जा रही हूँ तो बीच में थोड़ा पार्ट आता था. Right. आफ्टर नागपुर से जब हम कैलकाटा हैंड ओवर होते थे तो बीच में थोड़ा पार्ट आता था वेयर वी डोंट हैव एनीथिंग. Understand. या थोड़े पार्ट के लिए, Okay. बट इट्स नेवर द केस. यू आर ऑलवेज इन टच. Okay, got it. Unless कुछ मतलब unforeseen circumstances या आ गए कुछ, Correct. then it's a different Yeah, situation. and most of the time all the controller are very busy because they are not only handling us. Right. They are handling ऊपर से international traffic also. जैसे अब somebody is traveling from London to Singapore, so वो ऊपर से so they are handling them also. Understand. Yeah. Right. So international traffic also they handle. So sometimes it gets little busy, but you are always in contact. Got it. So मतलब normally then when they tell you, okay, for example, के like how मतलब if you can just explain, बता सकते हैं अगर आपके कैसे मतलब उनके कमांड या जो कैसे चलते हैं, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. लाइक वो जैसे पिक्चर में बताते हो कि टेक 35,000 feet, होल्ड देयर. इज दिस हाउ दे टॉक यूजुअली और कैसे होता So we have a proper phraseology for that. है? ओके. For that we have to clear one exam, Okay. which is RT, radio telephony, Okay. and flight telephony recorder license. So FRTO and RTR, we have to clear that. Right. Because there are certain phraseology you have to use. ओके. हाँ. Like तो example? एग्जाम्पल जैसे लेट्स से हमने बोला कि मुंबई जेड एवेज 123 वी रिक्वेस्ट क्लाइम टू 35,000 feet. तो देन दिस से स्टैंड बाय or they say okay, climb to 35,000 feet and give position report. So like then they say that confirm RBSM, then we say negative RBSM. So we will not say, they will not ask will you be able to climb RBSM level, and then we'll say no, we will not be able to. We will not talk like that. हम लोग ऐसे बात करेंगे, वो बोलेंगे confirm, वे बोलेंगे affirm, या हम बोलेंगे negative. ओके, कि नहीं कर सकते. हाँ, negative, affirm. मॉडल RVSM? So it's reduced vertical separation minima. So there are some levels. When you enter those, you have to have कुछ particular आपके equipments होने चाहिए जो आजकल मॉडर्न सब एयरक्राफ्ट में होते हैं. हाँ. ओके. यूजुअली जब भी लाइक ऑफ कोर्स जैसे मैंने सुना है और पता भी है हमको काफ़ी कि और अभी तो बिकॉज ये फ्लाइट रेडार के इतने सारे जैसे एप्स आ गए जहाँ पे आप पूरी दुनिया के फ्लाइट्स देख सकते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली इट्स सो एक्साइटिंग वो देखने के लिए भी. तो इतनी सारी कंजस्टेड लाइक वुड यू कॉल फ्लाइंग स्पेस में यूजुअली मतलब ऐसे फिर व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस एक प्लेन अपने प्लेन से बना के रखता है सेफ्टी के हिसाब से? हर जगह का अलग है. अच्छा. ठीक है. जैसे अगर ओशियनिक रूट पे अलग होता है, ठीक है, एटलांटिक रूट पे अलग होता है, नॉर्मल जो हमारे टर्मिनल एरियाज होते हैं उन पे अलग होता है. सब कुछ हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं हाँ. उस पर मेंशन किया होता है. तो जो भी आप रूट फ्लाई कर रहे हैं उस रूट के हिसाब से यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, एंड नॉर्मली वी डू नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. एयरक्राफ्ट टेक्स द कंट्रोल. लाइक वी हैव सम प्रोसीजर कॉल्ड RNP, यू नो, लाइक जैसे अगर उसमें दे रखा है कि यहाँ पे आप 5 नॉटिकल माइल्स लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, यहाँ 10 नॉटिकल माइल्स नहीं जा सकते. ओके. सो सब चीज़ चार्ट में दे रखी है. ओके. तो वो फॉलो करना ज़रूरी है. एवरीथिंग इज गिवन इन चार्ट्स. राइट. तो ये जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि टैबलेट में सब इन्फॉर्मेशन रहता है, एंड देन वो आपको फिर भी सिस्टम्स में कॉकपिट्स में फिर भी फीड करना पड़ता है, और इट ऑटोमेटिकली गेट्स कनेक्टेड? नहीं. एवरीथिंग देयर इज एक कंप्यूटर होता है विच इज़ कॉल्ड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. या उसमें वी हैव टू पुट एवरीथिंग. जैसे अगर मैं आई एम गोइंग फ्रॉम A to B, तो एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट A, B एंड द ऑल्टरनेट, राइट, वो उसमें डालना पड़ता है. एंड टिल द टाइम यू पुट दैट, वो पूरा रूट जो बनता है, ऑल द इंफॉर्मेशन जो आप देखते हो आपकी स्क्रीन पे, वो सब तब आता है व्हेन यू पुट द इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड. हाँ. इंटरेस्टिंग. ओके. ये एक्चुअली ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब भी अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकली भी एक बहुत ही
डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिनेरियो बन गया है काफ़ी लोगों के लिए. आई मीन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल वेस्ट एशिया एज वेल. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे सबसे क्रिटिकल सर्विसेज जो है वो लाइक फ्लाइंग, Yeah. इट्स सो इम्पोर्टेंट. तो डज ऐसे टाइम पे फ्लाई करना मतलब डज इट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर? So basically, this is what I want to tell. मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स लगता है कि बिकॉज वॉर सिचुएशन है तो यू फील लिटिल बिट स्केर्ड. बट एज अ पायलट हमारा अगर हम लोग जैसे वॉर जोन में गए, जैसे आजकल बताते हैं कि वॉर जोन में रेस्क्यू फ्लाइट्स हो रहा है, ये हो रहा है, हम वॉर जोन में नहीं जाते हैं. ओके. हम लोग मतलब जैसे अगर दुबई में अगर हुआ है तो उसके पास में जो एयरपोर्ट है, गॉट इट. जो क्लोजेस्ट सेफेस्ट एयरपोर्ट है उसके. हाँ. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें रेस्क्यू करना है, वी आर गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ये सब रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम सेफली जाएं और सेफली वापस आ जाएं. हमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल. हमारा DGCA, हमारी गवर्नमेंट, दे आर ऑलवेज उनकी हम नज़र में होते हैं कि ये अगर हमारे 4 प्लेन गए हैं, इतने लोग गए हैं तो इतने लोग आएंगे. सो इट्स नॉट वेरी मतलब बहुत डर की बात नहीं है ये. इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग दैट यू आर डूइंग दिस रेस्क्यू थिंग. बट इसमें हमारे लिए कोई डरने वाली कोई बात नहीं है कि बिकॉज हमारी मतलब केयर करने के लिए देयर आर मेनी पीपल अंडरस्टैंड behind the scenes. राइट. Yes. नहीं बट लाइक फॉर एग्जांपल यूजुअली कैसा है, अनफॉर्चुनेटली जैसे हम सोशल मीडिया पे तो काफ़ी कुछ देखते हैं कि देयर आर लाइक व्हाट यू कॉल ड्रोन्स फ्लाइंग हियर, ये फ्लाइंग ओवर देयर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वो मतलब अभी कैसा है, एक पैसेंजर के लिए या समवन हु सिटिंग ओवर देयर, दैट इज वेरी अनयूजुअल. Correct. Maybe pilots are more accustomed to seeing stuff. नहीं, we are also not accustomed to seeing this. नहीं, ऐसा नहीं देखते हम लोग. अगर हमें कहीं जाना है और कोई रूट फ्लाई कर रहे हैं तो इट्स ऑलरेडी सारी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है. Understand. कि अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, दिस एरिया, ये एरिया में अगर कुछ है तो हमारा रूट बदल दिया जाता है. Right. या सो इट्स ऑलवेज टेकन केयर ऑफ. Right. हाँ, मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है ऑफ कोर्स इट कैन बी स्कैरी बिकॉज देर आर बहुत लोग हैं जो जैसे हमारे ही लोग जो कतर में फ्लाई करते हैं, एमिरेट्स में फ्लाई करते हैं, दे आर स्टिल फ्लाइंग. Understand. वो नॉर्मल डे टू डे अपना फ्लाइंग कर रहे हैं, And वो वहीं से कर रहे हैं. एरिया है तो गेट्स करेक्ट. तो वो वहीं से फ्लाइंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो आई थिंक अंडरस्टैंड बिकॉज काफ़ी सारी मैंने स्टोरीज भी अभी पढ़ी है वेयर एक्चुअली कमर्शियल एयरलाइनर्स जो है जिनको मिलिट्री एस्कॉर्ट मिलता है बिकॉज जस्ट सो दैट दे यस दैट आई हैव फॉर सीन. सेफ्टी रीजंस के वजह से. हाँ, दैट आई हैव सीन. राइट. नाउ ऐसे सिचुएशन में जब ये बेसिकली आपका कोई एयर स्पेस या एयर फील्ड या कोई भी एक कंट्री का रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइंग है या क्लोज्ड है, सो देन कुछ प्रोसीजर कुछ अलग होता है इस सिचुएशन में पायलट के लिए. या सो अगर हमें कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे अगर वो स्टेशन बंद है, दैट कंट्री इज़ क्लोज्ड एंड वी आर गोइंग देयर, मतलब नॉट द रेगुलर वे टू रेस्क्यू और इन अ डिफरेंट वे, वी हैव द प्रोसीजर्स. हर चीज़ के लिए हमारे प्रोसीजर्स होते हैं विच वी आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. गॉट इट. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि हमें रिएक्ट भी कैसे करना है, वो भी वी आर इन्फॉर्म्ड. अंडरस्टैंड. सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. और हर चीज़ का जैसे लेट्स से अगर हम नॉर्मली अगर हम डे टू डे नॉर्मल फ्लाइंग कर रहे हैं तो नॉर्मल जो हमारे प्रोसीजर्स है वी हैव टू फॉलो. बट कभी कभी क्या होता है हम लोग नॉन स्टैंडर्ड भी फ्लाइंग करते हैं. समथिंग डिफरेंट. नॉन स्टैंडर्ड यही जैसे वॉर जोन हो गया, गॉट इट. ओके. है ना. नॉन स्टैंडर्ड जैसे लेट्स से कभी कभी हम चार्टर एयरलाइन में चार्टर हो गया फ्लाइट एंड वी आर गोइंग टू सम स्टेशन, जो स्टेशन हम रेगुलरली नहीं जाते हैं, गॉट इट. तो देन वी गेट अ डिफरेंट फोल्डर. देन हमारा सब कुछ अलग उसका प्रोसीजर्स, सो देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर राइट. कि आप अगर ये एयरपोर्ट पे जा रहे हो, इस एयरपोर्ट का थोड़ा ऐसा सिस्टम है, लैंडिंग सिस्टम ये है,
तो उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर दैट फील्ड, गॉट योर पॉइंट, हाँ, ओके, विच दे इन्फॉर्म अस। राइट। या ये प्रोसीजर के हिसाब से भी जैसे आपने बात की है और कहा कि ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट आर आल्सो वेरी डिफरेंट, मॉडर्न पायलट जो होते हैं या जो न्यूअर जनरेशन, यंगर Gen जनरेशन, जेन जी, मिलेनियल्स जो हैं, अगर उनके फ्लाइंग में से आप काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स एंड लॉट ऑफ दीज थिंग्स अगर हटा दें तो कैन दे स्टिल डील विद अ लॉट ऑफ सिचुएशन, जो मतलब जैसे आप जैसे हाउ डू आई से जो जनरेशन ऑफ पायलट्स नहीं, या नहीं, एयरक्राफ्ट आपने उड़ाए हैं? नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, वो बहुत अलग था। राइट, उसमें बहुत खुद से कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ती थी, Right. खुद से सब कुछ बहुत करना पड़ता था। जैसे एक नॉर्मली मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल प्रोसीजर जैसे लोड एंड ट्रिम हमारा एक होता है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी होगी थी, कितने पैसेंजर्स हैं, एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, एयरक्राफ्ट अगर खाली है तो उसका वेट कितना है, इतना भर गया है तो कितना है, फिर देन वी हैव अ सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, Okay. तो एयरक्राफ्ट का सीजी अभी राइट नाउ किस तरफ है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे। आई डोंट थिंक अभी जनरेशन को ये पता होगा राइट। कुछ। बट ये सब चीज़ें अभी करंट इसमें मतलब स्कूल्स में एंड करंट आपके कोर्सेज में जो है पायलटिंग की ये सब सिखाते हैं कि आई नहीं? थिंक इनिशियली सिखाते होंगे अभी भी, Okay. ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाते हैं, बिकॉज उन्हें पता होना चाहिए ये सब। Right. बट क्योंकि अभी आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें नहीं आता है और मतलब वो कर नहीं सकते, बट क्योंकि टाइम चेंज, राइट, हाँ, वी हैव उन्होंने सीखना शुरू किया तब से ऑलरेडी ये सब इक्विपमेंट एकदम मॉडर्न है, तो हाँ, तो टाइम चेंज हो गया है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है अभी। राइट, तो इतना इनफैक्ट अगर कुछ सीखना है तो यूट्यूब पे चले जाओ। राइट, यस, तो पहले ये सब नहीं था, पहले तो कुछ भी होता था तो हम लोग बुक को रेफर करते थे। यस, अभी एवरीथिंग इज अवेलेबल, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है। राइट, ओके। मुझे ये बताइए, आज के तारीख में अगर आपको एक पायलट बनना है तो कैसे बन सकते हैं इन 2026? ओके, तो ये आई रियली वांट टू टेल एवरीबॉडी, बिकॉज मुझे रोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स आते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, जेन्युइन फ्लाइंग क्लब कौन सा है, और बिकॉज कई बार क्या होता है आप पैसे डालते हो फंस जाते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि किसी ने बोला 6 से 8 महीने में कर देंगे एंड देन यू आर स्टक फॉर 4 years, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि अरे जॉब आप यहाँ से करो एंड विल असिस्ट यू, असिस्ट, इट्स नॉट गारंटेड। राइट, तो बेसिकली सबसे पहले आई वांट टू टेल जो भी फ्यूचर पायलट्स हैं इन 2026, फर्स्ट आपने अभी राइट नाउ पहले डीजीसीए शायद आर कमिंग अप विद द रूल्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होगा, ओह वाओ, बट अभी है, इट इज़ स्टिल Currently देयर, है। सो इट्स बेटर कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में हो, साइंस बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड फर्स्ट। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका बैकग्राउंड इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फर्स्ट। सेकंड, द मोमेंट यू डू योर 12th, इनफैक्ट उसके पहले ही अगर आप अपना मेडिकल पूरा चेकअप करा लो, इट्स मच बेटर दैट यू डू योर मेडिकल, बिकॉज एटलीस्ट यू नो कि अगर कोई दिक्कत है तो आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, इतना पैसा खर्च करने के बाद एटलीस्ट फिर पता ना चले कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट थिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सेकंड डू योर क्लास 2 मेडिकल विथ डीजीसीए अप्रूव्ड मेडिकल ऑफिसर, ओके, ओके, ये सब दे रखा है डीजीसीए की वेबसाइट पे। ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट, थर्ड यू हैव टू डू, ये मैं बोलना चाहूँगी कि क्लियर योर पेपर्स फर्स्ट। समटाइम्स क्या होता है, यू स्टार्ट फ्लाइंग एंड देन पेपर्स क्लियर करने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर आपके फ्लाइंग आवर्स लैप्स हो जाएंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देन यू क्लियर योर पेपर्स, डीजीसीए पेपर्स, उसके बाद यू डू योर फ्लाइंग, आपको इंडिया में करनी है अब्रॉड करनी है, यू डू योर फ्लाइंग, गेट योर 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग डन, गेट योर सीपीएल। सीपीएल के बाद फिर क्या होता है, एक बार सीपीएल मिल गया, सीपीएल के बाद इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट जॉब, तो देन फिर लोग बोलते हैं कि आप रेटिंग कर लो। रेटिंग होता है जैसे इंडिगो में एयरबस 320 एयरक्राफ्ट है, अकासा में बोइंग 737 है, यू नो हर एयरलाइन में डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट है। तो इधर यू डू एयरबस रेटिंग और यू डू
737 रेटिंग, Right. आप रेटिंग कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एयरलाइंस एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम्स। ओके। हाँ, तो वैसे करके यू स्टार्ट डूइंग दैट। सेकेंडली, बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा फ्लाइंग क्लब कौन सा है। सो देर इज़ अ लिस्ट अवेलेबल इन DGCA वेबसाइट अबाउट DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल्स। गॉट ठीक है, नॉर्मली जितने भी फ्लाइंग स्कूल इंडिया में हैं, फ्लाइंग स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहाँ फ्लाइंग होती है, जैसे ऐसे तो बहुत सारे क्लासेस और ये भी अवेलेबल हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग क्लब्स। राइट। ठीक है, तो अगर आप वहाँ एडमिशन लो तो वहाँ पे आपका ग्राउंड स्कूल भी हो जाएगा, आपका फ्लाइंग भी हो जाएगी एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग। ये आपने एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग बोला। लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन बिकॉज इसमें मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। Okay. पहला आपने बोला कि आपको आपकी मेडिकल B1 मेडिकल कुछ करना है। क्लास 2 मेडिकल, क्लास 2 मेडिकल, yeah. सॉरी। सो क्लास 2 मेडिकल मतलब हाउ इज दिस, ये इसमें और एक नॉर्मल मेडिकल एग्जाम में क्या डिफरेंट होता है? ओके। सो जो पायलट्स का मेडिकल होता है, दे चेक एवरीथिंग, जैसे ECG, EEG, आई, ENT, हार्ट, BP, योर वेट, एवरीथिंग इज चेक, आई साइट ये सब। एवरीथिंग। अब इसमें भी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं स्पेक्स, मुझे चश्मा है राइट। तो मैं फ्लाइंग कर सकती हूँ कि नहीं। तो चश्मे के साथ भी आप फ्लाइंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड चश्मे के साथ आप 6x6 देख पा रहे हो। चश्मा पहनने के बाद आपको 6x6 दिख रहा है, राइट। ठीक है, वो है। फिर लोगों का होता है कि हाइट, तो हाइट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल एयरलाइन प्रिफर्स कि 155 157 सेंटीमीटर्स के ऊपर हो तो बेटर रहेगा। ओके। ठीक है, बट इट्स नॉट गिवन, कहीं दे नहीं रखा ये। राइट। ठीक है, और या सो ये मतलब बेसिक जो सबसे शुरुआत जो अपने वो हाँ। एंड ये DGCA अप्रूव्ड कोई मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनर, मीनिंग दे आर सर्टेन। हाँ, देयर आर सर्टन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वही करते हैं। यू कैन नॉट गो टू एनी रैंडम डॉक्टर और जैसे हमारे अपना, सबर्बन से नहीं करा हाँ नहीं नहीं नहीं, वो आपको एंड वो DGCA वेबसाइट पे दे रखा है सकते। गॉट इट। सारे लिस्ट ऑफ, यू कैन गिव दैट लिंक ऑफ कोर्स यू हैव टू DGCA पीपल। का, हाँ। इंटरेस्टिंग। ओके। दूसरी बात अभी आपने बोली कि फ्रॉम अ प्रोसीजर, सो पहले अपने पेपर्स क्लियर करिए एंड देन यू आइडियली गो फॉर एनी आइडियली यू फ्लाइंग। शुड डू दैट। Okay. आप मतलब अगर आपने लेट्स से, कभी कभी क्या होता है, आप यू ज्वाइन, जैसे अब देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे लाइक आई नो पर्सनली, मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके अकेडमीज हैं। अब उन अकेडमी में क्या होता है, यू ज्वाइन दोज अकेडमी, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल कि आपका ग्राउंड स्कूल कराएं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपको फ्लाइंग कराएं। अब उनके पास फ्लाइंग नहीं है, मतलब उनके पास दैट एयरक्राफ्ट्स नहीं है, बट वो आपको फिर दे विल सेंड यू टू साउथ अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है कि कौन से ऑथेंटिक हैं, तो दे कैन आस्क कमेंट Absolutely, करके एंड आई of कैन course. गिव द प्रॉपर चैनल कि किसके थ्रू जाना चाहिए। राइट। सो उसमें भी तो ये जो मैं बता रही हूँ, इसमें भी आपको देखना है कि आप ऑथेंटिक, जैसे लेट्स से यू स्टार्ट वन एकेडमी टुडे, राइट। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया, आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको ये सब कुछ कराता हूँ फ्रॉम जीरो से रेटिंग तक, एवरीथिंग। ठीक है, अब नाउ आपको क्यों दें, मतलब यू नो, लेट्स से आपने ले लिया एंड यू नो आप गायब नहीं हो गया। करा रहे, ठीक है, तो ऐसे ही यू हैव टू गो टू द ऑथेंटिक एंड अप्रूव्ड पर्सन। राइट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप हर किसी के पास मत जाओ, अंडरस्टैंड। राइट। ठीक है। पहले वेरीफाई करिए कि वेरीफाई ये कर प्रॉपर लीजिए है कि कि यहाँ पे प्रॉपर होता है कि नहीं। नहीं। राइट। ठीक है, तो यू दे कैन आस्क। इंटरेस्टिंग। या प्लीज कमेंट्स में आप बताइए एंड एनीथिंग वी विल बी देयर एनीवेज, वी विल ट्राई एंड लाइक टेल हर एंड Yeah. शी विल रिप्लाई टू दोस कमेंट्स एज वेल। Yeah. सेकंड इज के ये पेपर्स जो होते हैं बेसिकली, ये पेपर्स कौन से होते हैं और कितना टाइम लगता है इन्हें क्लियर करने में, जस्ट फॉर पेपर हमारे होते हैं मेन एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन एंड देन RT, और टेक्निकल होता है, जैसे जो भी आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं उसका टेक्निकल, जनरल एंड परफॉर्मेंस Got होता है। तो ये पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। बट लेट्स से आप भारत से आपने फ्लाइंग नहीं किया, आप बाहर जा रहे हो, ओके। तो आपको सिर्फ वो 3 पे आपको टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 पेपर नेविगेशन, रेगुलेशन और मेट्रोलॉजी करने की ज़रूरत है, एंड दैट टू तीनों अलग नहीं है, फिर वो एक कन्वर्जन में आ जाता है। अच्छा। मतलब आप बाहर जाके फ्लाइंग करके आए
एक कन्वर्जन आपको एक पेपर है जिसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, ओके वो आपको क्लियर करना है। तो अच्छा ये होगा कि आप ये कन्वर्जन क्लियर करके और फिर फ्लाइंग करके आओ, आपका पेपर क्लियर है। अंडरस्टैंड सो दैट मतलब वो करने के बाद फ्लाइंग करने के बाद आए और ये नहीं किया Yeah. तो वहाँ पे भी आपके पैसे चले गए अनफॉर्चुनेटली एंड यू ऑब्वियसली हैवंट क्लियर्ड इट एज वेल। Yeah. तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि देयर आर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या कुछ ऐसे है कि यू कैन डू एज मच एज यू वांट You can do as much as you want. हाँ. एंड ये CPA which is obviously a commercial pilot license so CPL CPL commercial pilot license. तो वो इज दैट द फर्स्ट लाइसेंस दैट यू गेट या पहले उसके पहले भी लाइसेंसेस क्या क्या होते हैं Licenses उसके start- पड़ाव भी बता दीजिए Okay. प्लीज। So when you join, you get student pilot license. ओके First. वो आपको ज्वाइन करते से मिल जाएगा। Then there is उसके ऊपर PPL होता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, ओके जो आपका एक स्टेप अहेड। आप उसके बाद यू कैन डू हॉबी फ्लाइंग, हॉबी फ्लाइंग आप कर सकते हो। उसके बाद होता है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अंडरस्टैंड। और Yeah. इन तीनों के बीच में मतलब कितना आवर्स का अंतर चाहिए एंड व्हाट आवर्स कैन यू? SPL is 0 hours. ओके Yeah. PPL is 60 hours. I think अभी चेंज हो गया तो पता नहीं, but it's 60 hours. And CPL 200 hours. बट 200 आवर्स कम नहीं है काफी फॉर अ कमर्शियल? हमारे टाइम पे 250 hours होते थे। ओके Yeah. बिकॉज़ टू मतलब आज जैसे लाइक व्हेन यू लुक एट लाइक पीपल लाइक यू 15,000 प्लस आवर्स Yeah. एंड व्हेन आई लुक एट लाइक सुनता हूँ मैं 200 आवर्स तो दैट जस्ट फील्स वेरी वेरी मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन दैट्स स्टिल अ लॉट फॉर मतलब उड़ाने के लिए काफी है क्या ये? बेसिकली जो हम फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग करते हैं, जी दैट इज टू लर्न द एरोडायनामिक्स। ओके दैट इज लाइक यू नो कि मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग, लाइक जो एयरलाइन फ्लाइंग है इट्स टोटली डिफरेंट। तो फ्लाइंग स्कूल में हम एरोडायनामिक्स, लॉ ऑफ एयर, लॉ ऑफ एयरक्राफ्ट, हाउ द एयरक्राफ्ट फ्लाई, द बेसिक थिंग्स वी लर्न। राइट वो उतना आई थिंक हो जाता है 200 आवर्स में। ओके You don't दैट्स मोर need- देन इनफ। Yeah, that's more than ऑल्सो enough. बिकॉज ये सब जो रहते हैं वो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट रहते हैं तो इट्स There is वेरी a lot of difference between those small aircrafts and airline flying jet aircrafts. गॉट इट। Yes, हां बिग lot of डिफरेंस difference. And उसके बाद भी जब आप एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तब भी there is a lot of training. ऑफ कोर्स। तो वो इतनी ट्रेनिंग होती है कि by the time you actually fly, you are done with, you know, like with everything. Like you will not be unsafe to fly. राइट मतलब यू विल बी थरो एकदम Thorough, सब आपको yes, पता yes, चल yes, जाएगा। yeah. गॉट इट। ये स्कूल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जैसे आपने बोला कि वेरी डिफरेंट, व्हाट आर द 2-3 की डिफरेंसेस अगर आप बता पाएं कि बिटवीन अ कमर्शियल जेट एयरलाइनर मतलब Okay. कमर्शियल एयरलाइन वर्सेस जैसे स्कूल का जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें Lot of difference. मतलब टॉप 3 डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू यू? top 3, like that is a piston engine aircraft, ओके very small. The Propellers, feel is huh. different. And this is jet, almost 25,000 horsepower, or 25,000 Pounds of pounds thrust, of huh. thrust each engine. Then the feel is different, the training is different, the procedures are different. बहुत 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 कुछ अलग है। वो उसमें ऑटोमेशन इतना होता नहीं है। राइट एवियोनिक्स आर नॉट व्हाट एवरीथिंग इज मैनुअल। Yeah, it's basically like how I said कि वो जो फ्लाइंग स्कूल के जो प्लेन्स होते हैं, जो छोटे प्लेन्स होते हैं, वो बेसिकली टू लर्न द एरोडायनामिक्स, टू लर्न हाउ द एयरक्राफ्ट, मतलब एक मशीन कैसे फ्लाई कर सकती है, लाइक यू नो। गॉट इट। सो इट्स लाइक साइकिल वर्सेस अ कार। करेक्ट। हाँ इंटरेस्टिंग। ओके फिर आपने ये बोला कि फर्स्ट आफ्टर ये कंप्लीट करने के बाद CPL मिलने के बाद भी आपको नॉट नेसेसरी ऐसा कि जॉब मिले, राइट? बट जब भी इंडिया की स्टोरी आजकल हम सुनते हैं तो वी ऑलवेज हियर दैट वन ऑफ द हाईएस्ट पैसेंजर ट्रैफिक इज करंटली इन इंडिया, करेक्ट। ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, एयरपोर्ट्स छोटे पड़ रहे हैं इतना, बट फिर भी मतलब पायलट्स लोग को क्यों आपके हिसाब से डिफिकल्ट है जॉब मिलना? बेसिकली एवरीथिंग इन एवरी मार्केट इज डिमांड एंड सप्लाई। गॉट इट। जहाँ भी आप जाओ, कोई भी फील्ड में आप जाओ, सो जॉब्स का हमेशा इसलिए इशू होता है बिकॉज जितना डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है। आपको याद होगा तो एक टाइम आया था 2005-06 के टाइम पे, जब ऑल दिस एयरलाइन केम, स्पाइस, इंडिगो, गो, सब आए थे, किंगफिशर, सब आए थे। द सप्लाई वो सो लेस
कि लोगों को घर पे फ़ोन कर करके पूछते थे आपके यहाँ कोई CPL होल्डर है, यू नो. सो इट इज़ ऑल सप्लाई एंड डिमांड. तो अभी बिकॉज ये सो बेसिकली हमारे टाइम पे जब हम लोग फ्लाई करते थे इतनी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, हमें इतना पता नहीं था, इतने लोग पायलट बनते नहीं थे बिकॉज एवरीबडी यूज टू थिंक कि थोड़ा रिस्की है, ये है वो है जो भी है. अभी क्या हो रहा है, सबको लगता है कि अरे 12th कर लिया, पढ़ना नहीं है, यू नो, यू जस्ट डू द ट्रेनिंग एंड गेट अ हाई पेइंग जॉब, और फटाफट. तो एवरीबडी वांट्स टू डू दैट जो इजी लग रहा है, बट ऐसा नहीं है. ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज शुरू में नहीं पढ़ना पड़ता है बट लाइफ टाइम आपको पढ़ना पड़ता है टिल यू आर 60. राइट. या तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है. Right. एक व्हाट यू कॉल पहले पायलट, आज के तारीख में 2026 में अगर आपको पायलट बनना है तो क्या आपका रफली एस्टिमेटेड खर्चा आएगा एक इंडिविजुअल को? तो ये मुझे बहुत इसमें व्हेन आई से रियलिस्टिक वैल्यू ना, सब लोग मुझे DM में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बट मैं अभी इसको ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ. सो सिर्फ CPL करने का अराउंड 50 to 60 lakhs. ओके. CPL मीनिंग आपको SPL सब कुछ करके वो पढ़ाओ पहुंचने फ्रॉम जीरो टू गेटिंग योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस. ठीक है. अब दिस 50 to 60 लाख ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है कि 48 में हो जाए या हो सकता है 70 में हो, डिपेंड्स. ठीक है. तो अराउंड 50 to 60 लाख. उसके बाद अराउंड 15 से 20 लाख और 25 लाख इज़ योर रेटिंग. सो वो आपको जो टाइप रेटिंग होती है, जो 737 या बोइंग का टाइप रेटिंग, तो रेटिंग करना पड़ता है. उसके बाद देन यू जॉइन एयरलाइन एंड समटाइम्स एयरलाइन ऑल्सो माइट आस्क, यू नो, या उन बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू डू इवन इफ यू आर रेटेड, बट उनको भी पूरा आपका ट्रेनिंग करना पड़ता है. प्लस दे वांट टू सेफगार्ड एज वेल कि आप सीख के कहाँ और नहीं चले गए. करेक्ट. तो पैसा ट्रेनिंग का वेस्ट नहीं हुआ. तो वो तो बेसिकली अगर आप लेके चलो तो 1 crore to 1.2 crore इतना. एंड आई वांट टू से वन मोर थिंग, अगर किसी को ये चाहिए कि हमें जॉब गारंटेड चाहिए, यू नो, कि हमें वेट नहीं करना है जॉब के लिए, तो उनको जाना चाहिए कैडेट पायलट में. तो एयरलाइंस आजकल स्टार्ट किया है, जैसे एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है, इंडिगो ने स्टार्ट किया है, उन्होंने कैडेट पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विच इज़ लिटिल एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल कन्वेंशनल फ्लाइंग, मतलब कन्वेंशनल CPL. जैसे अगर आपने बाहर से खुद जाके CPL किया, टाइप रेटिंग किया, नाउ यू आर वेटिंग फॉर जॉब, वो अगर लेट्स से आपका हो गया 80 लाख में, 90 लाख में, ठीक है, यू आर सेविंग, आप 20-25 लाख बचा रहे हो. बट अगर आप कैडेट पायलट के थ्रू गए तो आपके ज्वाइन करने से आपका जॉब तक इट्स गारंटीड बिकॉज यू आर गोइंग वाया द एयरलाइन. करेक्ट. वो सब करेंगे, वो आपका ग्राउंड स्कूल भी करेंगे, वो आपका फ्लाइंग भी किया करेंगे. एंड कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स भी होता है ना, कि आपने इतने, आप वो वाले स्कूल में गए, आपको इतने आज क्रॉस कंट्री करना था, इतना ये करना था, आपने ये कम किया है, वो ज़्यादा किया है, अकॉर्डिंग टू आवर DGCA रेगुलेशन. तो अगर आप कैडेट पायलट की उससे गए हो, you don't have to worry anything. Right. So that's an option. मतलब it's like the airline ही अपना एक flying club type है. If you can spend. But सबसे ज़्यादा I want to say बच्चों को कि don't pressurize your parents. क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ करने रेडी हो जाते हैं बच्चों के लिए, बट unnecessarily प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. हाँ, बिकॉज मतलब 1.2 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. एंड फिर उसके बाद में आपको उसको रिकूप करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. करेक्ट. राइट. व्हाट इज द टाइम, जैसे मतलब अगर आपने बेसिकली समझो एक CPL ले लिया, और CPL लेने के बाद व्हाट टाइम डू यू, बिकॉज मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी पता है जिन्होंने एक्चुअली लोन्स लिए ये CPL करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज अप फ्रंट यू हैव टू ऑब्वियसली पे फॉर एवरीथिंग. पहले क्या होता था, पहले आई एम टेलिंग यू, मतलब ये तो अभी एविएशन इज नॉट इतना वो ग्रेट पे नहीं रहा है. पहले हम लोग, अगर मैंने लोन लिया, जैसे मैंने भी लोन लिया था, अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया है तो मैंने 1.5-2 साल में उतार दिया था सारा लोन. ठीक है. अभी ऐसा नहीं है. अभी आपको लोन भी ज़्यादा लेना है. सेकेंडली सैलरीज उतनी नहीं है जितनी पहले थी. तो पहले से बहुत कम हो गई है, बट स्टिल इट इज़ गुड सैलरी. जैसे अगर इफ़ आई टेल यू द सैलरी स्ट्रक्चर, तो आप ज्वाइन होते हो एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जो आप ट्रेनी पायलट होते हो. ट्रेनी पायलट में यू माइट गेट सम स्टाइफंड
कोई 25,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 1 लाख देता है. दैट इज़ अ स्टाइफन यू गेट. वो आपका ट्रेनी पायलट का हो गया. देन यू बिकम अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर. उसमें मे बी यू विल गेट 1 to 2 lakh पर मंथ. डिपेंड्स. दिस एवरीथिंग मैं जो बोल रही हूँ वो सब्जेक्ट टू एयरलाइन, सब्जेक्ट टू डिमांड सप्लाई, एवरीथिंग. ठीक है, तो 1 to 2 lakh होता है. देन आप अगर थोड़ा सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 2 to 4 lakh हो जाती है जब आपके पास ATPL लाइसेंस आ जाता है, बट यू आर स्टिल फ्लाइंग ऑन द राइट साइड. ठीक है. उसके बाद जब आप कैप्टन बन जाते हो तो 7 से 8 लाख रुपए नॉर्मल सैलरी आपकी हो जाती है. मे बी स्टार्ट 6 से 7 लाख होती है, फिर थोड़ा बढ़ के 8-9 लाख हो जाती है. एंड देन उसके बाद जब आप कैप्टन बनते हो देन यू बिकम सीनियर कैप्टन. उसके बाद फिर आप एक हमारा लाइन ट्रेनिंग कैप्टन होते हैं जो चेक लेते हैं और वो सब. उसके बाद देन यू बिकम अ TRI इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं आप. फिर एग्जामिनर बन जाते हैं, डेजिग्नेटेड एग्जामिनर. तो एग्जामिनर इज एट द टॉप. तो ऐसे करके इनका सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है. Understand. Interesting. And this is like just the allowances and all are separate. ये जो आप बोल रहे हैं that's just the basic salary because I know that there are a lot of that's a normal salary. Got it. Allowance में होता है जैसे अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो आप कहीं आप लेओवर किया, नाइट हॉल्ट अलाउंस होते हैं. देन यू आर फ्लाइंग. जैसे अगर मैं आई एम अ मुंबई बेस पायलट और मैं दिल्ली जाके मुझे कैलकाटा की फ़्लाइट करनी है, दिल्ली जाके मुझे दुबई जाना है, तो बॉम्बे से दिल्ली जाने का भी देन आई एम गेटिंग पेड. फिर वो दिल्ली जो मैंने कर लिया, फिर दुबई इफ़ आई गो टू दुबई और एनी इंटरनेशनल लेओवर देन आई गेट $. Understand. So these are all basically surrounding the then you get free tickets. Of course. Perks. Yeah. So that is all perks. Understand. Interesting. Okay. Let's come back to the CPL. जैसा आपने बोला ये CPL अगर आपको ये प्रोग्राम के थ्रू जाना है, then from a CPL perspective, एक बार आपने समझो जॉब सिक्योर कर लिया कोई एयरलाइन के साथ, सो वो जॉब सिक्योर करने से एक्चुअल टाइम जब ये आप फ्लाई करने वाले हो वो टाइम कितना होता है और क्या क्या ट्रेनिंग उसके अंदर होती है? मतलब आप एयरलाइन में लग गए हो? यस, आप लग गए हो अभी. एंड अभी आपको एक्चुअल फ्लाई करने के लिए जैसे आपको ट्रेनिंग करना है, रेटिंग करना है, ये सब, तो वो टाइम पीरियड रफली कितना होता है? सो दिस इज ऑल्सो सिचुएशन. ओके. नॉर्मल सिचुएशन आप एयरलाइन में लगे हो, देन दे हैव अ ट्रेनिंग कॉल्ड ग्राउंड स्कूल. पहले ग्राउंड स्कूल होगा, फिर सिमुलेटर होगा, एंड देन फिर लाइन फ्लाइंग होगी. सो नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 6 months to 1 year. Got it. Yeah. It can take up मतलब 6 महीने में भी हो जाता है. और अगर बहुत कभी क्या होता है, इंस्ट्रक्टर कम है हमारे, रूट्स कभी कोई रूट्स होता है जिसमें ट्रेनिंग फ्लाइट नहीं हो सकती है, यू नो. सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सिचुएशन, बट मोस्टली 6 महीने से 1-1.5 साल लग जाता है व्हेन यू बिकम ऑल. सो यू आर स्टिल ट्रेनिंग ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल. ओके. एंड आप बोल रहे थे कि जैसे लाइक स्टार्टिंग में पढ़ाई कम होती है बट देन टिल द एज ऑफ 60 यू आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग. ये क्या मतलब यू हैव टू कीप स्टडिंग एंड हाउ ऑफन एंड रेगुलर इज दिस? सो बेसिकली whatever aircraft we are flying, we have to know that aircraft very thoroughly, inside out. अगर आपने एयरक्राफ्ट को नहीं पढ़ा है, देन अगर आप कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं, यू डोंट नो हाउ द सिस्टम इज रिएक्टिंग, तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द इमरजेंसी. ठीक है. एज अ पायलट आप हमेशा ये लेके चलते हो कि इमरजेंसी अगर होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा. ठीक है. तो जैसे लोगों को लगता है ना कि अगर प्लेन चल रहा है, अंदर पायलट तो मज़े में ऑटो पायलट लगा के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूसली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में रहते हैं, एंड देन वी आर थिंकिंग अहेड कि आगे क्या करना है. अगर कुछ सिचुएशन आ गई तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे. तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं. तो दिस इज हाउ. अंडरस्टैंड. गॉट इट. ओके. सो ये एक फिर एग्जाम हुई सर्टिफिकेशन टाइप फॉर दिस थिंग. देन व्हाट इज, एंड ये कितनी रेगुलरली करनी पड़ती है? एवरी टाइम कोई दूसरा इक्विपमेंट आप फ्लाई करोगे तो यू हैव टू सर्टिफाई. मशीन आपको पता होनी चाहिए, मशीन का परफॉर्मेंस पता होना. सो मशीन के भी 3-4 चीज़ें होती है. जैसे लेट्स से आई एम फ्लाइंग 737, तो मुझे 737 के टेक्निकल सिस्टम्स पता होने चाहिए, हाउ द सिस्टम्स आर वर्किंग.
देन मुझे हाउ द एयरक्राफ्ट इज़ परफॉर्मिंग, एयरक्राफ्ट परफॉर्म कैसे कर रहा है, कि अगर मैंने मेरा एयरक्राफ्ट है 70 टन्स का, 70,000 kgs का, तो आज मैंने इतना लोड ले गया, तो ये कैसे बिहेव करेगा। या फिर वेदर है, फॉग है, कैसे बिहेव करेगा, बहुत गर्मी है, बारिश है, कैसे बिहेव, दैट इज़ परफॉर्मेंस। गॉट इट, ओके। ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी नाव अब चीज़ें आ गई है, ये तो हमारा एयरक्राफ्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें पढ़ना है हमारे कंपनी का ऑपरेशन सिस्टम, कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है इन एवरी सिचुएशन। जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं हमारे, EDTO हो गया, RVSM हो गया, RNPs हो गए, सो देर आर मेनी प्रोसीजर्स। वो सब प्रोसीजर आप कैसे फॉलो करोगे, वेदर आ गया तो आप कैसे, सीवियर वेदर में आप कैसे फ्लाई करोगे, टर्बुलेंस में आप कैसे फ्लाई करोगे, फॉग में कैसे करोगे, क्लाउड्स हैं, एवरीथिंग। तो हर चीज़ में आप कैसे तो एवरीथिंग इज गिवन इन आर ऑपरेशंस मैनुअल। तो आपको वो चारों, सो देर इज अ पार्ट ABCD, वो भी आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यूसली, क्योंकि उनके भी रिविजन आते रहते हैं। अच्छा। सो दे आर ऑलवेज रिवाइज्ड। ठीक है, तो वो हमको पढ़ने पड़ते हैं। देन सर्कुलर्स आते रहते हैं, कि अभी नया सिस्टम बोइंग ने ये लगा दिया है, हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे अभी क्या होगा। या फिर वो एयरपोर्ट पे हमने ये सिस्टम नया शुरू किया, या ये सिस्टम बंद हो गया है, लैंडिंग सिस्टम नहीं है अभी काम कर रहा है, तो अब आपको कैसे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ती है एंड कंटिन्यूसली। एंड देन एवरी 6 months वी हैव टू गो थ्रू सिमुलेटर ट्रेनिंग, जिसमें वी हैंडल ऑल द इमरजेंसीज। ओके। तो एवरी 6 months वी डू दैट। हर 6 महीने सिमुलेटर ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग सारी इमरजेंसीज हैंडल करते हैं। और एवरी ईयर फिर हमारी ट्रेनिंग होती है अगेंस्ट सिस्टम्स की। तो ग्राउंड क्लासेस होती है 4-5 दिन की, वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो हर साल वो भी करना पड़ता है। राइट। ठीक है, फिर हमारी सारा सिक्योरिटीज़, सेफ्टी, इन सब की क्लासेस होती है, तो वो भी कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप स्टडिंग बेसिकली। राइट। ये सिम्युलेटर के बारे में, ये इमरजेंसीज के बारे में आपने बताया, तो व्हाट आर द टॉप 3 इमरजेंसीज जो यूजुअली ये सिम्युलेटर्स में प्रैक्टिस होती है, सो दैट यू आर रेडी इन अ रियल एनवायरनमेंट कि अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो कैसे हैंडल करना है। इमरजेंसीज बहुत सारी होती है, और सब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सी टॉप है। बट सबसे ऊपर है फायर। ओके। फायर इज़ द मोस्ट डेंजरस दिस थिंग। तो हम फायर सीखते हैं। फिर इंजन फेल अगर हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिक्स गया तो कैबिन डीप्रेशराइज, जब आप देखते हैं मास्क नीचे आ जाता है, दैट इज़ अ वेरी बिग इमरजेंसी। तो ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो। फिर उसके बाद हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग ये होती है कि अगर वेदर ख़राब है तो आप क्या करोगे, फॉग है तो क्या करोगे, ये सारी ट्रेनिंग भी होती है। ओके। तो इन एवरी सिचुएशन there is things which you have to do. Okay, let's take one situation. Say for example जैसे engine failure, जो मतलब बहुत ही it's खतरनाक एक होता है। तो समझो अगर आप कोई प्लेन उड़ा रही है, of course touch wood is just a scenario, अगर इंजन कोई भी 2 इंजन में से एक इंजन कोई फेल हो गया, तो देन इस सिचुएशन में व्हाट डू यू हैव टू डू, इफ यू कैन एक्सप्लेन अस द प्रोसीजर। ऑफ कोर्स ये लगता है कि इंजन फेलियर बहुत खतरनाक इमरजेंसी है, बट वो इतनी खतरनाक नहीं है। ओके। या क्योंकि हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी हम एक इंजन के ऊपर ही बनाते हैं सारी कैलकुलेशन। तो इंजन फेलियर इट इज़ एन इमरजेंसी, बट इट इज़ अर्जेंसी, इट्स नॉट एन इमरजेंसी इंजन फेलियर। राइट। तो इंजन फेलियर हो गया तो मतलब जो भी यू हैव टू लैंड एज सून एज पॉसिबल। डरने की कोई इतनी बात नहीं, नहीं, नॉट फॉर अ डरने की पायलट। बात नहीं है। सो आपके लिए मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी, मोस्ट डेंजरस फायर is the cabin fire or fire any anywhere, any fire smoke, that is the most dangerous. Okay, तो इसमें क्या होता है, what is the procedure in this case? Land as soon as possible. Okay. मतलब फायर में तो ऐसा है कि लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स नो पैनिक। कॉकपिट में बेसिकली अगर आपने प्रोसीजर्स अपने अच्छे से पढ़े हैं, सो कॉकपिट के अंदर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, there should be no emotions and panic, there should be procedures. Got it. Because you are responsible for 200 lives behind you अगर पैनिक हो गए तो सब गया। फायर में ऐसा है कि you have to land because now हम फ्लाई कर रहे हैं विथ 15,000 किलो फ्यूल के साथ।
तो इट कैन बिकम वेरी डेंजरस. Right. Yeah. तो फायर इज द मोस्ट डेंजरस. Understand. या सो बेसिकली यू हैव टू लैंड एज सून एज पॉसिबल, कैसे भी, कहीं भी, The easiest and the safest place जो सबसे पहले available है जो भी अवेलेबल उसमें. है. Okay. You said weather. Weather is also a big thing. ये मैं हमेशा सुनता हूँ पायलट से कि क्लाउड्स में इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू ऑलवेज गो. Yes. क्यों? क्लाउड्स हम उसको हमको वी शुड, जैसे हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स पहले जो होते थे वो हमेशा बोलते थे नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड. Okay. कोई भी क्लाउड है उससे बच के निकलो. Right. उसको आप ग्रांटेड नहीं ले सकते बिकॉज यू नेवर नो हाउ द एक्चुअली. अभी पता है क्या हो गया, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. पहले इतने डेंजरस नहीं होते थे, पता है. Really? Clouds, ऐसे मुझे ऐसे लगता है. मतलब नाउ एवरीथिंग इज सो लाइक यू सी द क्लाउड, यू सी अ पैच, यू हैव टू अवॉइड इट. Okay. यू हैव टू अवॉइड इट. But usually then जब भी जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर इट डिपेंड्स, कभी कभी क्या होता है हर जगह का क्लाउड्स का दैट रिएक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट. Okay. जैसे अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट में फ्लाई कर रही हूँ कैलकाटा के आसपास, और मैं मार्च अप्रैल मई के टाइम पे कर रही हूँ, दैट इज काल बैसाखी. Hmm. ठीक है, दोज आर वेरी डेंजरस क्लाउड्स, वेरी वेरी डेंजरस. Hmm. मतलब उनको दूर से भी नहीं देखना. Okay. ठीक है, बट सेम थिंग अगर मैं मॉनसून्स में जुलाई अगस्त बॉम्बे के ऊपर फ्लाई कर रही हूँ, सब जगह क्लाउड्स हैं. Right. वी हैव अ सिस्टम, यू हैव टू अवॉइड द वर्स्ट पार्ट, यू कांट अवॉइड एवरीथिंग. कैसे कैटेगराइज होता है वो सो सिस्टम में? कैटेगराइज वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड वेदर रडार. उसमें वी हैव ग्रीन, येलो, रेड एंड मजेंटा. Okay. या एंड देन उसमें भी देन ऑफ कोर्स इट्स अ सिस्टम, आपको पढ़ना पड़ेगा. उसमें भी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपको पता चलता है कि कितना रेड है, कितना सॉलिड है तो खराब होगा. It's that detailed. यस यस यस, कितना अगर थोड़ा ऐसे छेद छेद टाइप है, यू नो, हाँ. तो वो कैसे होगा. ग्रीन है और थोड़ा सा ऐसे बिखरा हुआ है तो कैसे होगा. सॉलिड ग्रीन है तो कैसे होगा. Oh. या सो एवरीथिंग इज लाइक यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस. बेसिकली वेदर रडार इज एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस के साथ यू कैन हैंडल वेदर रडार वेरी वेल. जितना आप उड़ाते हो उतना Correct, आपको हाँ. उसके थ्रू जाते हैं तो इसके लिए. करेक्ट करेक्ट. राइट. बट एसेंशियली वो टर्बुलेंस जो है क्लाउड्स पे जाने के टाइम पे ये क्यों क्रिएट होता है ये? बिकॉज ऑफ द चार्जेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द क्लाउड्स, राइट. दे रिएक्ट विथ एरोप्लेन का दैट बॉडी. ओके. सो देन इट जस्ट लाइक गेट्स अनस्टेबल. यस यस. गॉट इट. ओके. इंटरेस्टिंग. एक और आपने इमरजेंसीज के बारे में बोला तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है. व्हाट्स द टफेस्ट सिचुएशन जो अभी तक आपने अंडरगो किया आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में? तो वैसे विथ माई कृष्णाज ब्लेसिंग एवरीथिंग वाज ऑलवेज ओके, बट बहुत सिचुएशंस ऐसे आई हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स रिलेटेड टू वेदर, मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. सो एक बार हुआ था, आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम बेंगलोर टू मुंबई एंड वी गॉट इन टू वेदर, और वो इतना मतलब आई थिंक वो हम लोग हेल स्टॉर्म की उसमें घुस गए थे. एंड जो हमारे एयरक्राफ्ट का जो नोज पार्ट होता है उसको इतना डैमेज किया था उसने. वाओ. या एंड इट वाज वेरी बम्पी, वेरी बैड. मतलब वो बहुत वो सिचुएशन वो You get scared. हाँ, यू गेट स्केर्ड, दैट टाइम यू गेट स्केर्ड. तो ऐसे वेदर में कई सिचुएशन ऐसे आती, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन वेदर. ओके. या एंड कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे फॉग में स्कैरी नहीं है ऐसा कुछ, बट क्या होता है जैसे अगर एक बार की बात है, मैं बॉम्बे से दिल्ली फ्लाई कर रही थी. दिल्ली में ज़ीरो विजिबिलिटी, और तब हमारा ये कैट 3 नहीं था तो हमको होल्ड करना पड़ा. बाद में पता चला कि वो विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही बिकॉज सनराइज़ के बाद वापस से डाउन हो जाती है. राइट. तो हम लोग डाइवर्ट करके जयपुर गए. अब जयपुर में गए तो वहाँ पे विजिबिलिटी ठीक थी क्योंकि ऑफकोर्स ऑल्टरनेट था, विजिबिलिटी ठीक थी. बट वहाँ ऑलरेडी इतने प्लेन लैंड हो चुके थे कि वो टैक्सीवे पे भी प्लेन था. तो हमें परमिशन नहीं मिले लैंड करने की. फिर हमारा सेकेंड ऑल्टरनेट लखनऊ था, हम लोग वहाँ तक गए. तो अब वहाँ गए एंड फिर वहाँ पे भी सिचुएशन थोड़ा बिल्कुल मिनिमल मार्जिन पे था.
तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है, बहुत कम, लाइक वेरी रेयर, ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ स्केरी सिचुएशन बिकॉज फ्यूल रन आउट हो फ्यूल जाएगा। रन आउट हो जाता है। हाँ, Right. ऐसे होता नहीं है, बट इट हैपेंड लाइक वंस इन माय 25 Flying years. बट व्हाट इज अच्छा ओके ये सो वाज दिस ये वाला जो हेल स्टॉर्म वाला है जो आपका सबसे टफेस्ट था, ऑफ कोर्स ये जैसे आप बोल रहे हो कि वेयर यू हैड टू गो टू द सेकंड अल्टरनेट हाँ, एयरपोर्ट, yeah. तो वो भी एक है. व्हाट हैज बीन द स्कैरिएस्ट सो फार फॉर यू व्हिच इज और अनएक्सपेक्टेड सो फार? हाँ, This clouds only, turbulence, weather. okay. Yeah. What's the सबसे toughest airport to land and why? So मैंने लेह में फ्लाइंग किया है, Okay. मैंने काठमांडू में किया है, देन हाँ पोर्ट ब्लेयर इज़ नॉट दैट दिस थिंग, बट हाँ जो सबसे टफेस्ट है वो लेह आप बोल सकते हैं, लेह है Why? एंड काठमांडू, बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स अराउंड. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बेसिकली हमारा प्लेन इज़ अ जेट इंजन 737, high speed aircraft, you know, and then so you have a very small range. Right. जैसे अगर काठमांडू में आप जाओ तो रेंज आपके पास इतनी है नहीं मैन्यूवर करने के लिए, ठीक है. Right. एंड देन जो माउंटेन्स है तो यू हैव टू कैलकुलेट एंड डिसेंड. जैसे नॉर्मल डिसेंड नहीं कर सकते आप, स्टेप डिसेंड करना पड़ता है. तो आपको यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, आपको एक्यूरेट होना पड़ता है कि मैं इस पोजीशन पे मुझे इतने 1000 फीट पे होना है. Right. फिर सडनली मुझे उतना डिसेंड करना ही पड़ेगा. तो वो बहुत कैलकुलेशन होती है, दैट इज लिटिल. और उसमें मतलब थोड़ी भी 19-20 नहीं हो नहीं सकती. उसमें हाँ, इसीलिए उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है हमारी. Okay. लाइक कोई भी ऐसे जाके फ्लाइंग नहीं कर सकता, उसकी आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि अगर आप ये कुछ एयरक्राफ्ट एरोड्रोम्स पे अगर जा रहे हो तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. Okay. And ये ट्रेनिंग में मतलब सिमुलेटर्स में ये सिखाते पहले हैं क्या? सिमुलेटर्स होते हैं उसके, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट में मतलब कोई और फ्लाई कर रहा है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाउ दे आर फ्लाइंग. Okay. 2-3 वो फ्लाइट होती है. फिर उसके बाद आपका चेक होता है कि आपने जो सीखा है वो आप प्रॉपर कर पा रहे हो कि नहीं. Right. एंड वंस यू क्लियर देन ओनली आप वो फील्ड पे फ्लाई कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. हाँ. ऑल्सो ये काफ़ी टाइम मतलब ये ट्रेजेक्ट्री और वो सब बताते कि देयर इज अ लाइन विच यू हैव टू एक्चुअली फ्लाई. सो एक्चुअल कॉकपिट में भी व्हेन यू आर फ्लाइंग सो यू गेट दैट द लाइन, द येलोइश सॉर्ट ऑफ अ लाइन जिसमें आपको मैच करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट ट्रेजेक्ट्री. नो दैट्स अ ग्लाइड स्लोप. ओके. हाँ. और वो मतलब वी डोंट मतलब वी कैन सी द लाइन. Okay. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें वो लाइन आती है ग्लाइड की, ऐसा नहीं है. बट वी डोंट हैव टू मतलब वो लाइन पे जाना वो. सो वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, Okay. ILS. वो ILS में वी हैव बार विच वी हैव टू फॉलो, और उसमें वो दिखाते हैं कि आपको ये इस डिस्टेंस पे इतने माइल्स पे इतने फीट पे होना है. गॉट इट. या तो यू हैव टू, और वो दैट लैंडिंग सिस्टम विल ओनली वही हमें अलाउ करेगा कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं. फॉलो कर रहे हैं. गॉट. या तो उसकी हेल्प से हम फॉलो करते हैं. Interesting. मतलब हम लोग ऐसे मन से नहीं हो जाता, उसकी हेल्प से भी डू इट. इंटरेस्टिंग. Yeah. ओके. ये आपने बोला कि कैट 3 बेसिकली नहीं था इन दैट रिस्पेक्ट. सो व्हाट इज द कैट 3 सिस्टम एंड ये हाउ डज इट हेल्प, कैसे हेल्प करता है एक पायलट So को? basically Cat 3 is so there are 3 categories where we land, Cat 1, Cat 2, Cat 3. इसमें क्या होता है कि जब भी सो हमारा जैसे अगर लेट्स से फॉग है, मोस्टली ये यूज़ होता है फॉग कंडीशन में. फॉग है, दिल्ली जा रहे हैं, अब उसमें हमारा नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में हर एयरक्राफ्ट के हिसाब से आपका विजिबिलिटी दिया गया है एंड हर एरोड्रोम के हिसाब से. ओके. ठीक है. नॉर्मली फॉर एयरलाइंस और जितना भी हमारा है, हमारा कैट 1 कंडीशंस अगर हैं, मतलब आपका विजिबिलिटी अगर 800 मीटर्स से ऊपर है और RVR 550 मीटर्स से ऊपर है, दैट इज़ अ कैट 1 कंडीशन. ओके. फिर क्या होता है, फॉग में विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है. तो अगर 550 से नीचे चला गया, 350 से ऊपर है, देन इट्स कैट 2. ओके. ठीक है. उसके भी नीचे चला गया, अब आप लैंड नहीं कर सकते बिकॉज यू कांट सी.
then you have to do a training for cat 2 cat 3 of course. cat 1 के ऊपर there is a normal thing. cat 1 के नीचे जब भी आप जाते हो cat 2 cat 3 फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ऑटो लैंड करना भी ऐसे मतलब उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है. सो जो कैट 3 सिस्टम जैसे आपने बताया, तो उसमें मतलब क्या डिफरेंस होता है और क्या ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए आपको एज अ पायलट? सो एज अ पायलट जैसे cat 1 हो गया नॉर्मल, सो cat 2 cat 3 के लिए पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट शुड ऑल्सो बी इक्विप्ड विद दोज राइट. equipments, and there are a lot of procedures, there are a lot of things which trainings होती है. aircraft has to be aircraft has to be equipped, pilots have to be trained, simulator training होती है, line training होती है. So there are many things, there is a lot of training involved in that. अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से करंटली आज की तारीख में विच इज़ द बेस्ट एयरलाइन टू फ्लाई फॉर एंड वाई? मतलब फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, इक्विपमेंट ले लिया आपने, रूट्स ले लिए आपने, सब कुछ ओवरऑल. Okay, so there is nothing called best airline. राइट. Because every airline follow the procedures ओके. which is laid down in the CARS. So we have DGCA का CARS, Civil Right. Aviation Regulation. राइट. Okay. अब वो जो regulations है वो सबको follow करना है. तो ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया का पायलट इज नॉट फॉलोइंग और इंडिगो का इज फॉलोइंग. तो everyone has to follow the same car, same FDTL, same situations, सब कुछ everyone has to do it. तो ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया अच्छा होगा तो इंडिगो अच्छा नहीं है. थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सबकी अपनी अपनी लाइफ के ऊपर. जैसे मुझे जैसे किसी कोई अनमैरिड है, उसको मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो घर पे है बाहर है, ठीक है, आप इंडिगो में चले जाओ, आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में चले जाओ, यू विल नेवर बी होम. ओके. दे फ्लाई सो मच. वो उनके लेओवर्स होते हैं, उनके पोजीशनिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. बट अभी इनफैक्ट ये भी कहना ठीक नहीं, बिकॉज अभी सब जगह ऐसे ही है. एनी एयरलाइन यू गो, आप अकासा, इंडिगो, एयर इंडिया, एनी एयरलाइन यू गो, आपको लेओवर्स हैं सेम, लाइक यू नो यू विल बी आउट ऑफ होम, यू आर फ्लाइंग लाइक हाउ. पहले बहुत ग्लैमरस लगता था, पहले फ्लाइंग देख के लोग बोलते थे अरे वाह मज़ा आ गया, यू नो हाई पेइंग सैलरीज, ये वो सब कुछ. बट ऐसा नहीं है. आपको आज मैं रात को 3 बजे उठ रही हूँ, कल मैं दिन में 3 बजे उठ रही हूँ. तो यू नो इट इज़, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. It's a demanding job. It's a very demanding job. You are out of home, you are missing holidays, you are missing birthdays, anniversaries, functions, festivals, you are missing those things, है ना. आपके बच्चे कब बड़े हो गए, you are not, you know, you are not there because you are always flying. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एयरलाइन में है कोई नहीं है. नाउ आई थिंक ऑल दी एयरलाइंस, अगर आपको पायलट बनना है तो सिर्फ ग्लैमर या सैलरी नहीं देखनी है, आपको ये भी देखना है कि आपको यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू नो हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, ठीक है. आप बहुत चीज़ें मिस करोगे लाइफ में, आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा बिकॉज यू आर नेवर देयर, यू नो. तो ये सारी चीज़ें बहुत है विच आपको यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शादी के बाद, जैसे लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियाँ पूछती हैं कि आप हाउ यू मैनेज, शादी के बाद कैसे मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ डूएबल. अगर आपके पास घर में सपोर्ट है, जैसे मेरे घर में टचवुड बाय कृष्णाज ब्लेसिंग घर में सपोर्ट था, माय मॉम वाज देयर, मेरे इन लॉज अच्छे हैं, तो सारा सपोर्ट सिस्टम मिल गया. बट अगर आपका सपोर्ट नहीं है घर पे तो फिर आप ये नहीं कर सकते. मतलब एज अ वुमेन आई एम सेइंग, Right, I understand. you have to appoint people at home. Absolutely, yeah. You're also blessed because your husband also flies. Yes. So he also understands Yes. कि क्या मतलब कितनी demanding life है और कितना, so that also I think Of makes a course, big आज आप difference. 4 बजे उठ के जा रहे हो, कल आप रात को 3 बजे घर पे आ रहे हो, तो नॉर्मली ऐसे लगता है कि ये क्या है, मतलब तुम्हारा ये होटल है क्या, कभी भी आ रहे हो कभी भी जा रहे हो. Right, got it, great. Let's come to the socials के part पे, because I think you obviously have a really
good fan base, good fan following, also a lot of followers on Instagram especially. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, आपने हैंडल का नाम जो है, हैंडल का नाम ये क्यों सोचा? Okay, so because first of all, of course, the following and all his blessings. Secondly, I started with a genuine thing to help, because मुझे जो भी मिलते थे, अरे पायलट कैसे बनते हैं, ओहो अच्छा आप कैसे मैनेज कर लेते हो, अच्छा आप ये कैसे कर लेते हो, बच्चे कैसे संभाल लेते हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों से ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि घर कैसे संभाल लेते हो, फ्लाइंग कैसे संभाल लेते हो, घर बच्चे फ्लाइंग. तो देन आई रियलाइज्ड एंड आई हैव अ फ्रेंड, उसने बोला कि पायलट मॉमी आपके ऊपर अच्छा लगेगा. सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड पायलट मॉमी. एंड मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे मतलब होगा, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द जेन्युइन कनेक्शन विद द फॉलोअर्स. एंड सारे जितने भी पोस्ट होते हैं सब जेन्युइन होते हैं और सब में इंफॉर्मेशंस होती हैं. तो आई थिंक समवेयर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे डीएम्स आते हैं कि कितना हेल्पफुल है ये, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर मैसेज को देखूँ और हर एक का रिप्लाई करूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं, मतलब इतना सोशल मीडिया होने के बाद भी उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे स्टार्ट करें. तो आई थिंक बाय हेल्पिंग एंड बाय गिविंग द जेन्युइन कंटेंट, आई थिंक दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. बट जब शुरू किया था आपने ये, तो वैसे ही सोचा था कि मतलब कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे साथ में? एंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था. राइट. सो अगर आज के तारीख में किसी को कोई पायलट को अगर सोशल्स पे कुछ ऐसा करना है, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस है कि जेन्युइन कंटेंट डालो, ट्राई एंड हेल्प एवरीवन. आप देखो कि मोस्टली क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं सब, उसके ऊपर आप वीडियोस बनाओ, कि जब भी आप वीडियो बना रहे हो एटलीस्ट किसी की हेल्प हो रही है. राइट. तो आप वो करो. एंड सेकेंडली अपने प्रोसीजर्स पहले फॉलो करो. पहले देख लो रील बनाने से पहले कि इससे मेरा बोर्डिंग इफेक्ट नहीं हो रही है, इससे मेरी फ्लाइंग इफेक्ट नहीं हो रही है. यू नो इट शुड नॉट इफेक्ट योर अदर थिंग्स, रेगुलर ऑपरेशन. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे बोर्डिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. आप जैसे कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा इसलिए फ़्लाइट लेट होती है और ये सब नहीं. जब हमें टाइम होता है तो कर सकते हैं, तभी करते हैं. तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जब आप देखो कि आपके पास टाइम है तब आप करो. सेकेंडली जेन्युइन कंटेंट करो. एंड अगर आप हेल्प के उससे कर रहे हो तो आई थिंक 100%. राइट. बट ये मतलब जैसे अभी सोशल्स का भी हो गया, इवन पायलट एज वेल, ऑफ कोर्स जैसे आप कह रही हैं, मतलब इट इज़ ट्रू दैट पहले जब भी व्हेन यू मीट अ पायलट तो यू वुड एक्चुअली बी लाइक, ओ वाओ पायलट है, बिकॉज यू नो कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बहुत पढ़ाई, बहुत स्ट्रगल, बहुत सैक्रिफाइसेस किए. नाउ आई थिंक बिकॉज तभी शायद एक्सप्लोजन ऑफ कंटेंट भी जो पहले मिलता नहीं था, बिकॉज जो भी हमें सुनने भी मिलता था तो पायलट के मुंह से ही सुनने मिलता था कि भाई ये प्रोसीजर है, ये कर सकते हैं. अभी विद सोशल मीडिया, डिजिटल एंड ऑल, यू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. उसके वजह से ऑफ कोर्स ये है. प्लस देयर इज सो मेनी मोर एयरलाइंस, सो मेनी मोर पायलट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट फिर भी मतलब आज के तारीख में स्टिल मतलब एज एन, बिकॉज आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, naturally you're obviously popular, and also at the same time because it's still a glamorous job, then kabhi kabhi do you get carried away in that respect कि okay कैसे, how do I explain it, it's like a आजकल बहुत विजुअल दुनिया है, राइट, कि अरे ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये चीज़ करनी है, रील के लिए ये चीज़ करनी है. अच्छा वैसे ओके. नहीं, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज end of the day in my mind, or whoever is I think recording in their mind, you have this कि reality क्या है. ठीक है, तो वो reality हमें पता है कि reality तो यही है. तो normally we do not get carried away कि मतलब मैं ये हूँ वो हूँ, या you know मैं अगर reels में मैं ऐसे कर लूँ तो क्या होगा. we have हर चीज़ में हमारे restrictions भी बहुत होते हैं, right. you know there are lot of restrictions.
हमें ये भी पता है कि जितना अच्छा ग्लैमरस ये दिखता है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मतलब यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर मिसिंग इन लाइफ, राइट। यू नो, तो यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड। तो ऐसा यू नो देर इज नथिंग लाइक यू नो यू गो गेट कैरिड अवे और Okay, thank you so much, Tina ji, for coming in, and I hope आपको मज़ा आया ये conversation से. ऑफ कोर्स Yeah. यस And I hope कि हमारे ये conversation और ये माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिले. यस दैट्स व्हाट आई वांट। Great. Thank you so much. You're I look welcome. forward to having you once more. थैंक यू।